अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ इस वक्त दो महाजी जंग लड़ रही है। तहरीक इंसाफ बमुकाबला हुकूमत और तहरीक इंसाफ बमुकाबला तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ अंदरूनी महाज पर शदीद बेचैनी, शदीद इज़्तिराब, मखमस से दो चार है। वो तहरीक इंसाफ जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा रखती है, उसके अपने अंदर तहरीक चल चुकी है। पीटीआई में इख्तियारात की जंग चल रही है और इस जंग की वजह से पार्टी की पोजीशन कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है। यहाँ तक कि पार्टी में एक दूसरे पर माइनस बानी पीटीआई मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लग रहा है। पार्टी में तनाव की बुनियादी वजह वकला टीम को करार दिया जा रहा है और सबसे बढ़कर सलमान अकरम राजा पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और सबसे संगीन नौयत का इल्ज़ाम उन पर यह लग रहा है कि वो बानी पीटीआई के खैर खाओं को जमात से निकालने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा कि शेर अफजल मरवत के हवाले से ये कहा जाता है कि सलमान अकरम राजा ने उन्हें इसलिए निकाला क्योंकि वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे थे और यही वजह थी कि शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में पार्टी से निकाल बाहर किया गया। और अब यह मामला भी सामने आया है कि सलमान अकरम राजा से इख्तलाफात की वजह से फैसल चौधरी को भी बानी पीटीआई की लीगल टीम से निकाल दिया गया है। बानी पीटीआई की हिदायत पर वकील फैसल चौधरी को लीगल टीम से निकाला गया और ये फैसला अडियाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के दौरान किया गया। और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात से मुतालिक बानी पीटीआई को आगाह किया, जिसके बाद बानी पीटीआई ने फैसल चौधरी को वकला टीम से निकालने की मंजूरी दी और उनसे दीगर केसेस और दीगर कानूनी जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गई हैं। और इसके अलावा फैसल चौधरी को पीटीआई वकला के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल बाहर किया गया है। सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई की लीगल टीम से निकालने की क्या वजह बयान कर रहे हैं। अब बकौल फवाद चौधरी, फैसल चौधरी और कुछ दीगर वकला बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बानी पीटीआई का पैगाम मीडिया पर ना पहुंचाने के अदालती फैसले पर अंडरटेकिंग लिखकर देने को तैयार नहीं थे। फवाद चौधरी सोशल मीडिया ऐप एक्स पर अपनी ट्वीट में कहते हैं कि बाबर अवान और फैसल चौधरी से ये इख्तलाफ था कि दोनों इस अंडरटेकिंग के खिलाफ थे। इस अंडरटेकिंग का बुनियादी मकसद तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करना है ताकि बानी पीटीआई के पैगाम रुक जाए और उनकी जगह सलमान अकरम राजा और उनके हम ख्याल तहरीक इंसाफ की पॉलिसी तय करें। फवाद चौधरी लिखते हैं कि बानी पीटीआई तक रसाई को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की जाली लीडरशिप से मिलकर यह खेल रचाया जा रहा है। बानी पीटीआई की आवाज़ रोकने की यकीन दहानी खुद तहरीक इंसाफ ने कराई है। अब एहतजाज क्या करेंगे? हामिद खान, सलमान अकरम राजा वगैरह की वकालत ख़त्म हो गई है क्योंकि अब उनकी मर्जी के जज नहीं। फवाद चौधरी अपने बयान में सलमान अकरम राजा को बेवकूफ़ करार देते हुए कहते हैं कि सलमान अकरम राजा को सिर्फ इसलिए रखा गया है कि वो ये बता सके कि फ़ला फ़ला को पार्टी से निकाल दिया गया है। अब सलमान अकरम राजा पर शदीद नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जबकि सलमान अकरम राजा ट्वीट में ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बानी पीटीआई को अदालती हुक्म और अपनी अंडरटेकिंग देने के हवाले से एतमाद में लिया। वो लिखते हैं कि बानी पीटीआई की आवाज़ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म तसल्ली से पढ़ें। बानी पीटीआई से कल अदालत में हुई गुफ्तगू पर बात हो चुकी है। इस मौजू पर चंद दिन बाद गुफ्तगू करेंगे। जब तक रज़ा इलाही है मैं यही हूँ। अब सलमान अकरम राजा जो भी वजाहत दें, बहरहाल उनके बारे में ये तासुर उभर रहा है कि वो बानी मौक़िफ़ को जानबूझकर मीडिया पर नहीं लाना चाहते। ये सवाल भी उठ रहा है कि सलमान अकरम राजा ने अंडरटेकिंग सेंट्रल कमेटी की मुशावरत के बगैर दिए। यानी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि सलमान अकरम राजा और कुछ मखसूस अफराद अपनी मन मर्जी से पार्टी के फैसले कर रहे हैं और पार्टी को एतमाद में नहीं ले रहे हैं। अब पार्टी के वो अफराद जो बानी पीटीआई के पैगाम को मीडिया तक पहुंचाने के हवाले से अंडरटेकिंग देने की मुखालिफत कर रहे थे, वो ये समझते हैं कि अगर बानी पीटीआई की बात आवाम तक नहीं पहुंची तो पार्टी जमूद का शिकार हो जाएगी। और सियासी हलकों में भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि पार्टी से वकला और सियासी रहनुमाओं को निकालने से पार्टी कमज़ोर होगी और ऐसे में तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ सियासी महाज पर मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसीलिए सलमान अकरम राजा पर यह तनकीद हो रही है कि मौके की नज़ाकत को समझने के बावजूद ऐसे फैसले कर रहे हैं जो पार्टी के लिए किसी तौर मुफीद साबित नहीं हो सकते। अब यूँ कहा जाए कि बानी पीटीआई को वकला को अपनी जमात में शामिल करके फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हुआ है, तो शायद ये भी एक तासुर अपनी जगह पर मौजूद है। वकला को पार्टी बचाने के लिए शामिल किया गया था, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वकला की वजह से पार्टी धड़ों में तकसीम हो गई है। वकला सियासी मामलात में इस कदर मुलव्वस हो चुके हैं कि वो बानी पीटीआई के कानूनी मामलात को पसे पुश डाल रहे हैं या फिर वो बानी पीटीआई के केसेस को गैर अहम समझ रहे हैं। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई के खिलाफ अहम केस में उनके वकील सलमान सफदर ताकीर से पहुंचे। बारकैफ अब ये तासुर मजीद हर गुजरते दिन के साथ गहरा हो रहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई में खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा अबूज़र सलमान न्याजी साहब ने मैं ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। एक तासुर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खुद नहीं चाहती कि बानी पीटीआई रिहा हो और बहुत बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लीगल टीम के ऊपर आती है और लीगल टीम को जो हम देखते हैं तो वो बाहम दस्तो गरीबा हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कल हमने अडियाला के गेट नंबर 5 के ऊपर देखा बाबर अवान साहब और सलमान अकरम राजा के माबैन जो कुछ हुआ। उससे पहले शेर अफजल मरवत को निकाल बाहर किया गया, अब फैसल चौधरी
अब इसका निशाना बने हैं। अगर यूं ही चलता रहेगा तो फिर किस तरीके से कोई भी तहरीक जो है वो इफेक्टिव हो सकेगी? देखिए, पहली बार ने आपका सुना, आप बात शुरू में भी कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सलमान अकरम राजा जो है, मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आए उस वक्त बड़ा मुश्किल टाइम था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने डर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की या डर के भाग गए, पार्टी छोड़ गए, और उस वक्त इतना आसान नहीं था। मैं भी पार्टी में तभी आया था, तो बड़ा थ्रेट्स होती थी, बड़े पैगाम दिए जाते थे, डराया जाता था, धमकाया जाता था, लेकिन इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे। वो मुश्किल टाइम है। इस वजह से ये कहना कि वो पार्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं या पार्टी को अपनी मर्जी से चला रहे हैं, तो एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, पीटीआई सिर्फ अगर चलती है तो वो इमरान खान साहब की मर्जी से चलती है, उसके अलावा किसी शख्स की मर्जी से नहीं चलती। जो भी मैसेज है खान साहब का, उसको कभी भी नहीं रोका गया। आज अभी आपने देखा 1 घंटा पहले खान साहब का मैसेज ट्वीट हो गया है, जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं हमारे, वहां से भी आ गया है। उन्होंने बलोचिस्तान इशू की बात की है, टेररिज्म की बात की है, सारे जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं उस पर बात हुई है और वो मैसेज आ चुका है। किसी ने मैसेज नहीं रोका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो केस था जिसमें जी कहते हैं जी अंडरटेकिंग दी है, उस देखें उस मौके की नजाकत को समझने की जरूरत है। हमारी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो रही थी, हर चीज रुक चुकी थी। वहां अदालत ने ऑप्शन दी कि आप अडियाला की प्रीमिसेस में बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे सियासी, उसके अलावा आपको खुली छूट है। आप टीवी पे बात करें, आप मीडिया पे बात करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करें, जहां बात करनी है आपने, आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुलाकात को बहाल करने के लिए वो अंडरटेकिंग दी गई। और बिल्कुल देखिए, वकील का काम ही होता है, आपने उस वक्त फैसला करना होता है जब अदालत में एट द मोमेंट आपको मौका दिया जाता है, या आपने उस वक्त फैसला लेना होता है। ये अच्छे वकील की निशानी है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि फैसल चौधरी बाबर अवान उस अंडरटेकिंग के खिलाफ थे, अंडरटेकिंग देना नहीं चाहते थे और यही वजह तनाजा बनी? देखें, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए बाकी सब लोग, लेकिन इस चीज का फैसला हमारी लीगल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो सलमान राजा साहब ने करनी है, और उनको ही लीगल कमेटी का हेड भी बनाया गया है। वो सेक्रेटरी जनरल के साथ लीगल अफेयर्स के भी हमारे हेड है। तो मेरे ख्याल से बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी थी। उसकी वजह से मुलाकात भी बहाल होगी, हमारे सियासी लोग भी मिलेंगे, हमारे वकला भी मिलेंगे और बाकी लोगों को भी एक्सेस मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इतना इशू नहीं है जिसको एक मेकिंग द माउंटेन ऑफ द मोल वाला इशू है। सलमान राजा साहब पे बिला वजह का जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, और पार्टी के अंदर से किसी ने क्रिटिसिज्म नहीं किया। मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दें पार्टी की किसी शख्स ने, जो इस वक्त करंट मेंबर हो हमारी पार्टी का, जिसने कहा हो कि वो इस फैसले से एग्री नहीं करता। अभी कोर कमेटी में थोड़ी देर पहले ये इशू देखिए ना सर, जो डिसएग्री करता है वो पार्टी का मेंबर ही नहीं रहता। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया, उसके बाद शेर अफजल जो है मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो इस वजह से नहीं पार्टी से निकले कि सलमान राजा साहब उनको निकालना चाहते थे। आपको पता है उनके डिसिप्लिन के बड़े इश्यूज थे और वो काफी अच्छे से चल रहे थे। तो वो खान साहब का फैसला था, उन्होंने फैसला किया, उनको किसी ने नहीं निकाला पार्टी से। इमरान खान साहब ने जब हुक्म दिया तो उनको निकाला गया। देखिए, नागुज़ीर तो ये था कि ऑपोजिशन पार्टीज यूनिफाई होती है और यूनिफिकेशन का प्रोसेस आगे तब बढ़ता है जब एतमाद साजी होती है। लेकिन क्या कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद यूनिफाई नहीं हो पा रही सर। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, आपने एक और बात भी करती थी, उसका भी साथ जवाब दे दूं। जब हम ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब लीगल टीम की नालायकी की वजह से, कोताही की वजह से, या इमरान खान कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी की नालायकी या इनकॉम्पिटेंसी की वजह से जेल में, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती वाली बात है। हम जो एलिफेंट इन द रूम है उसको एड्रेस नहीं करते। एलिफेंट इन द रूम क्या है कि आपकी जुडिशरी में पहले इनफॉर्मल इंटरफेरेंस थी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, वो खत्म हुई। 26वीं तब तक खत्म नहीं हुई, वो भी खैर टेक्निकली 26वीं आईनी तरमीम आई। उसके बाद जुडिशरी ने बिल्कुल घुटने टेक दिए, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस आ गई, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। आपके अडियाला जेल पे भी कब्जा हो चुका है, जुडिशरी पे भी कब्जा हो चुका है। जब जज इंडिपेंडेंटली फैसले नहीं दे रहे, इस वजह से इमरान खान साहब जेल में, जिस दिन अदालतें आजाद हुई इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। वकील जितनी मर्जी अच्छी तैयारी अफजल साहब, आई एग्री विद योर स्टार्स, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सादा सा है सर कि इतना सब कुछ हुआ और 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बकौल आपके ढांचे ही तब्दील करके रख दिया अदालत का, तो उस वक्त कोई इफेक्टिव प्रोटेस्ट या कोई एजिटेशन या फिर इसके राह में कोई आहनी दीवार बन के पीटीआई क्यों खड़ी नहीं हो सकी सर? देखें रेहान, मेरी बात सुने। इस मुल्क में एक चीज तो आप भी एग्री करते होंगे, इस वक्त फस्तायत है। इस मुल्क में जमहूरियत, आइन, ये सिर्फ बराए नाम रह गई, एक झूठा ढांचा खड़ा किया हुआ है। इस मुल्क में अथॉरिटेरियन रजीम एग्जिस्ट करता है जो ना आइन को मानता है ना कानून के मानता है, एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है। अब मुझे बताएं, एक हमारा लीडर बता दे जिसपे एफआईआर ना हो।
किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 40, किसी पे 30, किसी के 35 ये एहतजाज करने की कोशिश की गई है तो FIR कटी हैं। इस मुल्क में ला कानूनियत है, आइन है नहीं, बुनियादी हकूक नहीं है। अगर कोई बाहर निकलता है उसके साथ जो सलूक होता है, लोग अगवा होते हैं। हमारे अभी थोड़े दिन पहले 5 लोग अगवा हुए सोशल मीडिया के, सुबह 4 बजे सहरी के टाइम के घर से। वो किधर है किसी को नहीं पता। फिर पता चलता है 3 दिन बाद ही वो कहीं से बरामद हो गया, FIA ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आपके अपने जर्नलिस्ट देख लें उनके साथ क्या हो रहा है। अभी आपने देखा सुबह कल वहीद मुराद है आपके जर्नलिस्ट हैं, उनको उठा लिया गया बिल्कुल ऐसे जैसे why opposition is so silent then sir? फिर वो इतना इफेक्टिव कोई एजिटेशन या प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर पा रही, सवाल मेरा ये है सर। आवाज है वहां, अपनी आवाज भी पहुंचा रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इस मुल्क में कितनी ज्यादती हो रही है। वी वर द फर्स्ट विक्टिम्स। अब तो ये चीज फैल रही है क्योंकि खामोश हमें तो करने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ मीडिया को भी खामोश करना है, सिविल सोसाइटी को खामोश करना है, उन लोगों को खामोश करना है जो एक्टिव है सोशल मीडिया पे, सोशली स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स को खामोश करना है। तो ये फस्तायत अपने जड़ जो पंजे है वो गार्ड ही है, उसका शिकार आप सब हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका शिकार है। तो हम सबको मिलकर लड़ना है, बेशक वो तहरीक इंसाफ है या अपोजिशन पार्टीज है, मीडिया है, सबको लड़ना है। रूल ऑफ लॉ को बहाल करना है, जमहूरियत को बहाल करना है, बुनियादी हकूक को बहाल करना है। एक बंदे का काम नहीं है, हम सब ने मिलकर करना है। दिस इज नॉट ओनली वॉर ऑफ इमरान खान साहब, दिस इज वॉर फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, सर्वाइवल ऑफ रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। प्रोसेस क्या होगा सर, ये करना है, होना चाहिए, नागुज़ीर है, प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है PTI के पास? मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, इस मुल्क में जब भी फस्तायत बढ़ी है हमेशा 80s में MRD मूवमेंट देख लें आप, अर्ली 2000 या लेट 2000 में 2010 से पहले लॉयर्स मूवमेंट देख लें। देखिए हर चीज का टिपिंग पॉइंट होता है, जब वो टिपिंग पॉइंट क्रॉस करता है तो एंड ऑफ द डे ये फाशिस्ट हुकूमत भी हो, जितनी सख्त हुकूमत उसने वीक होना, उसकी फाउंडेशंस वीक होती हैं। सो हम बिल्कुल यही कर रहे हैं, हम लोगों सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे। कॉमन ऑब्जेक्टिव है मुल्क में जमहूरियत, आइन कानून बहाल करना है। तो उस पर अभी ईद के बाद आप देखेंगे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हमारी मौलाना साहब से बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, क्योंकि इश्यूज तो बहुत ज्यादा हैं जिनको एड्रेस भी किया जा सकता है, जिस पे आप एहतजाज भी कर सकते हैं। सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। अभी आप ईद तक वेट करें, हमारे पास पूरा एक देखिए अबूजर साहब, MRD हो, ARD हो, इवन रीसेंट पास्ट के अंदर वो PDM हो, आपकी ऑपोजिशन को एक कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है ना, इकट्ठा होना पड़ता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आप मौलाना की आपका जिक्र किया, उनके कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, वो एड्रेस नहीं हो रहे। लगता नहीं है कि जमीयत उलमा इस्लाम पे और PTI को इकट्ठी चल सकेंगे। देखें ये खबर निकल आती है बिला वजह के एड्रेस नहीं हो रहे, बहुत सारे इश्यूज पे एग्रीमेंट हो गया है और अभी जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं वो भी एड्रेस हो जाएंगी। आप देखेंगे ईद के बाद कुछ अर्सा बाद पार्टी सारी एक प्लेटफॉर्म पे होंगी। कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने इस मुल्क को, जमहूरियत को बचाना है, इस मुल्क के आइन को बचाना है, रूल ऑफ लॉ को इस मुल्क में बहाल करना है। आपको खुद नजर आ जाएगा थोड़े अरसे बाद। देखिए इकट्ठी होंगी, फिर उसके बाद कोई चार्टर होगा, कोई एलामिया जारी होगा, कोई TORs बनेगी कि ऑपोजिशन ने कैसे चलना है, फिर जाके कोई स्ट्रैटेजी बनेगी। अगर ऐसा होता है, वो तो बहुत IFF है। लेकिन मुझे ये बताइएगा सर कि ईद के बाद जो दबादब मस्त कलंदर होना था, फिर वो तो नहीं हो पाएगा ना फौरी तौर पे। तो ऐसी कोई चीज़ नजर आती बनती हुई नजर नहीं आ रही ना सर। नहीं देखिए, एक चीज होती है जिसके नीचे आप पहले इकट्ठे होते हैं, फिर आपका एजेंडा बनता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, TORs बनते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी हम सब पहले एक एजेंडे के नीचे इकट्ठे हो जाएं। सबका देखें, वसीम अकरम बॉलिंग करे या वकार यूनिस बॉलिंग करे, सबका मकसद एक है, हमने विकेट लेनी है। ठीक है, तो अभी मकसद यही है, विकेट लेनी है। लेकिन आपको सिर्फ एक टीम को इकट्ठा करना है, उसका बैलेंस, उसका तवाजुन, उसका एक आपने तवाजुन कायम करना है। उसके बाद वो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आप देख लेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम, थोड़े बाद ही ईद के आपको चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। एक हमने इवेंट किया इस्लामाबाद में, सारी अपोजिशन पार्टीज का इकट्ठा, आपने देखा होगा लेजेंड्स होटल में इस्लामाबाद में, अभी थोड़ा अर्सा पहले ही। तो वहां इस हुकूमत की टांगे कांप गई। इन्होंने पहले दिन तो करने नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से हमने कर लिया, लेकिन दूसरे दिन हॉल सील कर दिया। सिर्फ इस चीज से खौफजदा थे कि तकरीरें क्यों हो रही हैं, डिसेंट क्यों है, डिसएग्रीमेंट क्यों है, क्रिटिसिज्म क्यों है। तो जब ये पार्टीज इकट्ठी होती हैं, हुकूमत की टांगे कांपती हैं। और अगर ये इकट्ठी होकर एहतजाज पे आ गई तो फिर हुकूमत और आपको ये जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि फेक फॉर्म 47 पे खड़ी है, एक इलेक्टोरल रिगिंग पे खड़ी है, फ्रॉड पे खड़ी है। इस हुकूमत ने जाना है, आज जाए, महीने बाद जाए, 2 महीने बाद जाए, लेकिन इसने जाना जरूर है इस हुकूमत में। ऑपोजिशन इकट्ठी होगी और आप देखेंगे इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत। लास्टली अबूजर सलमान जायद साहब, आप क्योंकि लीगल माइंड है PTI का और फ्रंट से लीड करते हैं, आपसे बड़ा सादा सा सवाल है लास्टली एंड वेरी क्विकली, आपको बानी PTI की रिहाई कब तक मुमकिन नजर आती है? देखें
जब हमारे पास कोई क्लाइंट भी आता है ना, जब ये मशवरा करते हैं लीगल, तो उसको हम बिल्कुल जवाब दे देते हैं जब हमें पता हो कि ये अदालत कानून या आइन के मुताबिक फैसला करेगी। इस वक्त अदालतें आइन कानून के मुताबिक कम ही फैसले कर रही हैं और उनका कसूर भी नहीं है, उनको बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ने कब्जे में ले लिया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। कुछ जजेस अभी भी दिखा रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन वो टफ टाइम भी फेस करें। लेकिन अगर आइन कानून के मुताबिक चीजें चलें तो ये 1 या 2 हफ्ते की मार है, खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन लेट्स सी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें। जो आपका सवाल है इसका जवाब लीगल नहीं है, इसका जवाब पॉलिटिकल है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड करेगा लीगल आउटकम क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हुकूमत तो खासी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और इस कॉन्फिडेंस में गुज़श्ता रात खासा इजाफा हुआ है IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के साथ ही। अब IMF के साथ स्टाफमेंट से मईशत में क्या बेहतरी आएगी, क्या हुकूमत मज़ीद पुरएतमाद होगी, आम आदमी तक इसके फ़वाइद पहुँचेंगे, असरात नजर आएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हुकूमत माशी महाज पर दरपेश चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रही है। जाहिर है पाकिस्तानी मईशत अब भी IMF के निर्गे में है। IMF की सख्त शराइत पर हुकूमत अमल दरामद कर रही है। हुकूमत मुश्किल फैसले कर चुकी है और यही वजह है कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद हुकूमत का IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। ज़ाहिर है हुकूमत इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ आज वफाकी काबीना के इजलास से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने का क्रेडिट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी दिया। क्या कहना था, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो गया है, तमाम चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। तो ये एक टीम वर्क के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात की मेहनत ना होती ये अचीवमेंट इतनी जल्दी ना कर पाते। इसके ऊपर किस तरह अगयार ने, मुखालफिन ने ढंडोरे पीटे, अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें कोई शक नहीं है कि आर्मी चीफ माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म मईशत के हवाले से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के किरदार को सराह भी रहे हैं। यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा तो हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम अब आगे बढ़ सकेगा। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान तौसीई फ़ंड सहूलत के तहत पहले जायज़े और लचक और पायदारी सहूलत के तहत एक नए मुआहदे पर स्टाफ सतह का इत्तफाक हुआ है। वाशिंगटन DC में जारी बयान के मुताबिक IMF के मिशन चीफ नितिन पोर्टर की सरबराही एक टीम ने 24 फरवरी से 14 मार्च 2025 तक कराची और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात किए, जिसके बाद ये मुआहदा तय पाया है। IMF ने अपने जारी बयान में कहा है कि ये मुआहदा IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है, जिसके बाद पाकिस्तान को EFF के तहत तकरीबन $1 अरब तक रसाई हासिल हो जाएगी, जिससे कुल अदायगियाँ $2 अरब तक पहुँच जाएगी। IMF की जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़श्ता 18 माह में माशी इस्तेहकाम बहाल करने में नुमायाँ पेशरफ्त की है। हालांकि आलमी सतह पर मुश्किलात बरकरार हैं। माशी तरक्की एतदाल पर है, लेकिन अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर आ चुका है। मालियाती हालात में बेहतरी आई है। खुद मुख्तार बॉन्ड्स की शरह में नुमाया कमी देखी गई है और बैरूनी खातों में इस्तेहकाम पैदा हुआ है। ताहम इक्तसादी खदशात बदस्तूर मौजूद हैं, जिनमें पॉलिसी में नरमी के दबाव, जोग्राफियाई सियासी चैलेंजेस और माहौलियाती खतरात शामिल हैं, जो पाकिस्तान की माशी बहाली को मुतासर कर सकते हैं। IMF के जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने EFF के तहत तयशुदा इस्लाहात को जारी रखने और RSF के जरिए माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने की अज़्म का आदा किया है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरजीहात में माली इस्तेहकाम का तसलसल, यानी अवामी कर्ज़ों में कमी के साथ साथ समाजी और तरक्याती अखराजात के लिए गुंजाइश पैदा करना शामिल है, जबकि निजी सरमायाकारी के मौके महदूद होने से बच माली साल 2025 में बुनियादी बजट सरप्लस को GDP के कम अज़ कम 1% तक बरकरार रखने और माली साल 2026 में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए हिकमत अमली जारी रखना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नकद इमदादी स्कीम को महफूज रखते हुए तवानाई सब्सिडी पर किफ़ायत जारी और तरक्याती अखराजात को तरजीह देना शामिल है। इसके अलावा महसूलात में इस्लाहात के लिए टैक्स दायरा कार को वसअत देना, ज़रई आमदनी टैक्स को मौसर अंदाज में नाफिज करना और माली शफाफियत को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक खरीदो फरोख्त के निज़ाम को अपनाना शामिल है। जबकि हुकूमत की तरजीह में मालियाती सख्ती बरकरार रखने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 5.7% की दरमियानी मुद्दत की महंगाई हदफ के अंदर रखने के लिए डेटा पर मबनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखना और ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल फ़आल फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट को यकीनी बनाना शामिल है। जबकि तवानाई के शोबे में बुनियादी इस्लाहात के लिए हुकूमत की तरजीहात में बिजली और गैस की कीमतों में ज़रूरी एडजस्टमेंट के साथ गर्दिशी कर्जे में कमी, तरसीली निज़ाम में बेहतरी, निजी शोबे की शमूलियत और काबिल तजदीद तवानाई को
फ़रोग़ देना जैसे इक़दाम भी शामिल हैं। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद है। IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, इससे मुल्क की मईशत को और ओवरऑल ज़ाहिर है एक कॉमनर को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी खुशाइद खबर है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। अब जो प्रेस रिलीज सामने आई है उसको पढ़ के देख के क्या ये तासुर कायम किया जा सकता है कि IMF पाकिस्तान की जो इकनॉमिक एक्टिविटी है या गवर्नमेंट ने जो माशी इस्लाहात की कोशिश की है उस पर एतमाद का इजहार कर रहा है? देखिए, आपके सवाल के जवाब में मैं चाहता हूं कि पहले तो दो हकाइक सामने रख लें। पहली हकीकत यह है कि IMF और वजारत ख़जाना के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए वो कोई 19-20 दिन जारी रहे, जो गैर मामूली हैं, मामूल से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब कि मुज़ाकरात सख्त थे, जो IMF मांग रहा था शायद पाकिस्तान नहीं दे रहा था, तो मुज़ाकरात बहुत लंबे चले जो गैर मामूली थे। और दूसरी हकीकत यह है कि उन मुज़ाकरात के नतीजे में IMF की टीम बग़ैर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करे पाकिस्तान से चली गई। अब अचानक हमें खबर मिली है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। तो मामला एक तो ये हो सकता है कि IMF ने जो शराइत रखी हों शायद वो पाकिस्तान मान गया हो उनके जाने के बाद, या फिर बोर्ड की तरफ से कोई इशारा ऐसा मिला है कि भाई पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा बच्चा बन गया है, तो इसको आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो कर दें। क्योंकि जब तक वो पाकिस्तान में टीम थी वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किए बगैर निकल गई। अब बोर्ड में आप सोचिए कि तकरीबन 8,31,000 वोट जो हैं, जो IMF का बोर्ड है, वो सिर्फ जब अमेरिका का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वहाँ बैठता है उसका हाथ खड़ा होता है तो वो 8,31,000 वोट खड़े हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ऑन माय पार्ट दिस इज स्पेकुलेशन कि या तो बोर्ड की तरफ से कोई इशारा दिया गया है जिसका मतलब ये है कि ये माशी फैसला कम है और सियासी फैसला ज़्यादा है कि पाकिस्तान को जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का देना है कि एग्रीमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब आपका। ये अगर ये सियासी फैसला ज़्यादा है तो फिर आपको क्या लगता है इस पे किसने रोल प्ले किया है? मैंने आपको बताने वजीर आजम तो क्रेडिट दे रहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को हमारी साइड से। देखिए, जो बोर्ड की तरफ से रोल है वो तो 8,31,000 वोट हैं। मैंने आपसे कहा कि वो अमेरिका के वोट हैं, ठीक, और हमारी तरफ से शहबाज शरीफ साहब ने आपको जवाब दे दिया। ठीक, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल सर। अब ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद हमें मिलने जा रहा है सर $1 अरब, फिर उसमें ज़ाहिर है जो माहौलियाती असरात को देखते हुए $1.2 बिलियन शायद उस मद में भी रखे गए हैं। तो आप ओवरऑल इस वॉल्यूम को किस तरीके से देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आप देखते हैं कि उसमें कम से कम कोई ब्रीदिंग स्पेस हमें मिलेगी इकोनॉमिक डोमेन में, हम ग्रो करते हुए फ्लरिश करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, दो हकायक और रख लीजिए जी। एक IMF की तकरीबन 80 साल तारीख है और दूसरा है IMF के अपने आर्टिकल्स एंड एग्रीमेंट। ये जितने भी दुनिया के आलमी मालियाती इदारे हैं वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट में जो कुछ लिखा होता है उसके मुताबिक काम करते हैं। अब 80 साल IMF की तारीख ये कहती है कि उनके पास कोई एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं, यानी कि जब मईशत बीमार हो जाती है तो फिर IMF उसको ऑक्सीजन देता है। तो ये जहन में रखिए कि हमें ऑक्सीजन मिल रही है, मईशत बीमार थी उसको ऑक्सीजन मिल रही है। ये तवक्को कर लेना कि वो मईशत IMF के कर्जे के बाद उसकी एक इंस्टॉलमेंट के बाद कोई मैराथन की दौड़ने लगेगी और बहुत तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगी, तो ये तवक्को रखना मैं समझता हूँ कि ये वाजिब नहीं होगी। और अगर हम इस तवक्को से बैठे हैं तो मुझे आइंस्टाइन की एक बड़ी मशहूर उसको कहता था कि बेवकूफ़ी की डेफिनेशन बताता था, और वो कहता था कि अगर एक ही तजुर्बे को बार बार दोहराया जाए और तवक्को इस चीज़ की जाए कि नतीजा फ़र्क निकलेगा, तो आइंस्टाइन के मुताबिक ये बेवकूफ़ी है। अब 25वां प्रोग्राम है हमारा, यानी कि 24 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। अगर इस चीज़ की तवक्को रखी जा रही है कि हमारी मईशत जो है वो तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगी और दौड़ने लगेगी और डॉलर्स की बारिश शुरू हो जाएगी, ये ऑक्सीजन है जो एक बीमार मईशत को मुहैया की जा रही है।
डॉक्टर साहब, लेकिन हुकूमत की जो माशी इक़दाम है, आपको लगता है कि वो मस्बत समत में है? क्योंकि अगर हुकूमत ये कहे कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है या कम हो गई है तो हम उसे शक भरी नज़र से देखते हैं, लेकिन अगर IMF अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर ये कहे कि महंगाई 2015 के बाद कम तरीन सतह पे है, तो फिर क्या समझा जाए? देखिए, इसमें कतई कोई शक नहीं है कि पिछले साल जो महंगाई की शरह थी वो कोई 30% थी और अब वो सिंगल डिजिट में पहुंच गई। ये तो अदाद शुमार का किताब, ये तो मतलब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद शुमार हैं, वो आपको बताते हैं। लेकिन एक मईशत होती है इशारियों की मईशत, और एक मईशत होती है जो जिंदा पाकिस्तानियों की मईशत। अब आप सोचिए कि पिछले कोई 24 से 30 महीनों के दौरान जो मजमूई महंगाई पाकिस्तानियों ने बर्दाश्त की है वो लगभग 70% बनती है, और इन 24-30 महीनों के दौरान तनख्वाहें या तो बढ़ी नहीं हैं, अगर बढ़ी हैं तो 5-10% बढ़ी हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी है उसकी जेब में पैसा नहीं बचा, यानी कि उसकी जो कुव्वत खरीद है वो ख़त्म हो गई। तो ये दोनों हक़ाइक़ आप सामने रखें कि ये भी हकीकत है कि जो महंगाई की शरह है, बढ़ने की शरह, वो कम हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई ख़त्म हो गई है, इसका मतलब ये है कि महंगाई का घोड़ा अगर पिछले साल 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा था तो अब वो 2 या 3 या 4 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है। महंगाई अभी भी है। और तीसरी हकीकत यह है कि पाकिस्तानी जो है, आम पाकिस्तानी, खास तौर पे तनख्वाहदार पाकिस्तानी, उसकी क़ुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है। अब महंगाई की शरह कम हो ज़्यादा हो, वो कुछ खरीदने के काबिल नहीं बचे। डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फारूक सलीम साहब हमारे इक़्तिसादी उमूर हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस्तांबुल वही शहर जो कभी सल्तनत उस्मानिया की शान शौकत हुआ करता था, आज एक दुराहे पर खड़ा दिखाई दे रहा है। आज यहाँ एक सियासी जलजला बपा है। मामला सीधा नहीं है बल्कि बहुत उलझ चुका है, और ये उलझन इस्तांबुल के मेयर इकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी से शुरू हुई है। और ये गिरफ्तारी बज़ाहिर तुर्की के सियासी मंजरनामे में एक बड़े तूफान की निशानदेही कर रही है। अब सवाल ये है कि इमाम ओगलू को क्यों गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ जुर्म की चार्जशीट क्या थी। बज़ाहिर तो उन पर बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को सियासी रंग दिया जा रहा है। दरहकीकत इमाम ओगलू वही शख्सियत है जो 2019 में इस्तांबुल के मेयर मुंतखब हुए, और ये फतह सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए एक बड़ा धचका साबित हुई थी। तैयब एर्दोगान जो खुद 1984 में इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं, और वो खूबी जानते हैं कि इस्तांबुल पर सियासी गिरफ्त का मतलब पूरी तुर्किया पर हुक्मरानी होता है, क्योंकि यही शहर तुर्किया की सियासत का मरकज़ रहा है, और जो यहाँ मकबूल होता है वो अंकारा की सियासत में भी बाजी लेता है। अब इमाम ओगलू की गिरफ्तारी की वजह क्या है? तो आलमी मुबसरीन की राय में तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्क हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। एक तरफ तुर्क मईशत ज़बू हाली का शिकार है, महंगाई आसमान को छू रही है, लीरा की कदर गिरती जा रही है और अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी सतह पर तुर्किया को अमरीका और यूरोपीय यूनियन की सख्त तनकीद का सामना है। और सबसे बढ़कर इकरम इमाम ओगलू 2023 के सदारती इंतखाबात में तैयब एर्दोगान की मजबूत तरीन हरीफ के तौर पर उभर रहे थे। वो न सिर्फ इस्तांबुल के मकबूल तरीन रहनुमा थे, बल्कि मुल्क के दीगर इलाकों में भी उन्हें एक नया मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क समझा जा रहा था, और अब उन्हें तमाम अपोजिशन जमातों ने आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए सदर नामजद कर दिया है। आम तासुर यही है कि चूँकि इकरम इमाम ओगलू अवाम में बहुत मकबूल है और वो मौजूदा सदर रजब तैयब एर्दोगान को टफ टाइम दे रहे हैं, सबसे मजबूत और सख्त सियासी हरीफ, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये मामला खासा पॉलिटिकल है, लेकिन इस्तांबुल में जो सियासी गैर यकीनियत और बेचैनी है दिखाई दे रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अवाम मुंतज़िर है कि उन्हें बिजली की कीमतों में रिलीफ मिले, लेकिन हुकूमती दावों के बावजूद हुकूमत को अब तक बिजली की कीमतों में रिलीफ नहीं मिल सका है। क्योंकि IMF भी बिजली की कीमतों में कमी की राह में रुकावट बनता रहा है, लेकिन हुकूमत ने एक बार फिर अवाम को आस लगाई कि बिजली की कीमतें हर सूरत कम होंगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब हुकूमत से ये सवाल पूछा जाता है कि बिजली की कीमतों में आखिर अवाम को कब रिलीफ मिलेगा, तो इस पर वफाकी वज़रा जवाब नहीं देते। जैसा कि वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद से यही सवाल बिजली की कीमतें आखिर कब कम होंगी, तो उनका कहना था कि बिजली की कीमतें कम होंगी, हम 2 दिन पहले करें या 2 दिन बाद करें, जैसे ही वक्त मौजूद होगा कीमतें कम कर दी जाएगी। इक़्तिदार में आके यही मर्ज़ी होती है, और ज़ाहिर है वज़ीर मौसूफ़ भी कह रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी और प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी। तो अवाम इस वक्त हुकूमत की मर्ज़ी के बरहूने मिन्नत है
इसलिए मेरा ख्याल है कि अब वही वर्द बाकी बच जाता है जिस पे वो कहते हैं कि अपने बिजली के मीटर के ऊपर जम लिखें, तभी बिजली की जो कीमतें हैं वो कम हो सकती हैं। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।